साल 2019 दिलवालों की दिल्ली से एक ऐसी लव स्टोरी सामने आती है जिसने सबको हैरान करके रख दिया था। एक ऐसा रिश्ता जो शुरू हुआ प्यार मोहब्बत के वादों और साथ जीने मरने की कस्मों के साथ, उसका अंत बेहद दर्दनाक था। 2 साल तक लिव इन में रहने के बाद नैन्सी और साहिल फाइनली मंदिर में जाके शादी करते हैं। उनकी शादी से दोनों में से किसी की भी फैमिली खुश नहीं थी और शादी के कुछ ही महीनों बाद नैन्सी अचानक से गायब हो जाती है। जब उसके इन लॉज से उसके बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि नैन्सी घर से 20 लाख रुपए चुरा कर भागी है। लेकिन वहीं दूसरी ओर नैन्सी के फादर को इस बात का शक था कि उनकी बेटी जरूर किसी बड़े खतरे में है और उसके ससुराल वाले सच को छुपाने के लिए एक झूठी कहानी बना रहे हैं। उनमें से कौन सच कह रहा था और कौन झूठ, ये पता करने के लिए पुलिस नैन्सी को ढूंढना शुरू करती है। और इन्वेस्टिगेशन में जो एक नाम पुलिस के सामने आता है वो नाम था नैन्सी के पति साहिल चोपड़ा का। आखिर क्या था ये पूरा मामला और कहाँ थी नैन्सी, और इस सब में उसके पति साहिल का भला क्या रोल था, ये सब जानने के लिए आपको हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहना होगा। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बिहाइंड द क्राइम। माय नेम इज सुरजीत एंड लेट्स टॉक अबाउट टुडेज केस व्हिच रिवॉल्व्स अराउंड नैन्सी एंड साहिल चोपड़ा। ईयर 1999 दिल्ली के हरिनगर में नैन्सी शर्मा का जन्म होता है। नैन्सी बचपन से ही काफी खुश रहने वाली और एक आउटगोइंग लड़की थी। उसे नए नए दोस्त बनाना, पार्टीज में जाना बेहद पसंद था। नैन्सी की फैमिली में उसके मॉम डैड के अलावा उसकी 2 बहनें और एक छोटा भाई भी था। एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा होने के बावजूद उसके सपने बहुत बड़े थे। वो जब स्कूल में अपने साथ पढ़ने वाले अमीर बच्चों को देखती तो उसे फील होता था कि उसकी फैमिली के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो उन बच्चों की तरह ऐशो आराम की जिंदगी जी पाए। 12 तक आते आते नैन्सी को समझ आ चुका था कि अगर उसे कुछ लाइफ में बड़ा करना है तो उसके लिए उसे अभी से मेहनत करनी पड़ेगी। अपनी 12th की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद नैन्सी रोहिणी के एक रेस्ट्रो पब में एज एन इवेंट मैनेजर काम करने लगती है। नैन्सी जो पैसे कमा रही थी उसमें से कुछ अमाउंट वो अपने घर पे देती और बाकी बचे हुए पैसों से वो अपने शौक पूरे कर रही थी। एक दिन उसके रेस्टोरेंट में एक बर्थडे पार्टी होती है जिसे खुद नैन्सी ऑर्गेनाइज कर रही थी और इसी पार्टी में वो साहिल चोपड़ा नाम के एक लड़के से मिलती है। साहिल को फर्स्ट मीटिंग में ही नैन्सी पसंद आ गई थी। वो उसे अप्रोच करता है और उससे उसका नंबर मांगता है, जिसके बाद दोनों में बातचीत शुरू होती है। दोनों अच्छे दोस्त बनते हैं और फिर धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है। नैन्सी और साहिल दोनों का ये पहला सीरियस रिलेशनशिप था। वो दोनों रात रात भर एक दूसरे से बातें करते और पूरी लाइफ एक दूसरे के साथ रहने के सपने देखते। उन दोनों में साहिल का नेचर काफी शांत था। उसे ज्यादा बात करना पसंद नहीं था, या फिर यूं कह लो दैट ही वॉज एन इंट्रोवर्ट। लेकिन वहीं दूसरी ओर नैन्सी का नेचर साहिल से एकदम उल्टा था। नैन्सी आज के जमाने की लड़की थी। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। वो अपने हिसाब से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही थी और उसके इसी बेबाक अंदाज की वजह से साहिल उसे पसंद करता था। वो दोनों एक दूसरे को लेकर इतना सीरियस हो चुके थे कि वो अब शादी करना चाहते थे, जबकि उन दोनों की एज कोई इतनी ज्यादा नहीं थी। नैन्सी 16 साल की थी और वहीं साहिल उससे सिर्फ 2 साल ही बड़ा था। जिसके बाद नैन्सी अपने घर पे साहिल के बारे में बात करती है। उसका कहना था कि साहिल एक अच्छे घर का लड़का है, वो उससे प्यार करती है और उसी से शादी भी करना चाहती है। उसकी ये बातें सुनकर उसके फादर संजय शर्मा कोई ज्यादा रिएक्ट नहीं करते और उसे चुपचाप उसके रूम में जाने के लिए कहते हैं। जिसके बाद उसके फादर साहिल के बारे में पता लगाते हैं और ये सामने आता है कि साहिल एक अमीर बाप की बिगड़ी औलाद है। वो नशे करता है और उसके आसपास के लोगों में भी उसकी रेपुटेशन खराब है। ये जानने के बाद नैन्सी के फादर डिसाइड कर चुके थे कि वो अपनी बेटी की शादी किसी भी हालत में साहिल से नहीं करवाने वाले। लेकिन जब वो नैन्सी को समझाने की कोशिश करते हैं तो वो उनकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। नैन्सी बार बार अपने फादर से यही कह रही थी कि आपको किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है। वो ऐसा लड़का बिल्कुल नहीं है, मैं उसे अच्छे से जानती हूँ और वो मुझे खुश रखेगा। एक 16 साल की लड़की के मुंह से अपनी शादी की बात सुनकर उसके फादर ने वैसे ही रिएक्ट किया जैसे एक फादर को करना चाहिए था, क्योंकि एक तो वो नाबालिग थी और दूसरा किसी भी इंसान को स्पेशली इस एज में अपने अच्छे बुरे की समझ नहीं होती। बट यहाँ तो नैन्सी शादी की बात कर रही थी जो कि कोई मजाक नहीं था
और स्टार्टिंग में शर्मा जी का मन पिघल भी गया था, लेकिन जब उन्होंने साहिल का बैकग्राउंड चेक किया तो उन्हें वहां से पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो फिर आप खुद ही सोचो कि एक बाप इतने सारे रेड फ्लैग्स दिखने के बावजूद कैसे इस रिश्ते के लिए हाँ कर देता। इस बात को हुए कुछ हफ्ते बीत जाते हैं, जिसके बाद साहिल नैन्सी को दोबारा उसके फादर से शादी की बात करने के लिए कहता है। वहीं नैन्सी साहिल के प्यार में पूरी तरह से डूब चुकी थी और वो साहिल की बात मानकर एक बार फिर अपने फादर से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसकी और साहिल की शादी के लिए हाँ कर दें। लेकिन बार बार नैन्सी के मुंह से शादी की बात सुनकर उसके फादर फेड अप हो चुके थे, जिसके बाद उन दोनों में कुछ कहासुनी होती है और गुस्से में आकर नैन्सी घर छोड़कर चली जाती है। लेकिन इस बार शर्मा जी उसे रोकने की बिल्कुल कोशिश नहीं करते, क्योंकि कहीं ना कहीं वो समझ चुके थे कि नैन्सी उनकी बात नहीं सुनने वाली। जिसके बाद साहिल और नैन्सी दोनों एक फ्लैट लेकर लिव इन में रहना शुरू कर देते हैं। आपको बता दूं कि नैन्सी की फैमिली तो साहिल के बारे में जानती थी, पर वहीं साहिल की फैमिली को नैन्सी के बारे में कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि साहिल ने उसके बारे में कभी अपने घर पे कुछ बताया ही नहीं था। और ये चीज थोड़ी हैरान करने वाली थी, क्योंकि एक तरफ तो साहिल नैन्सी को बार बार उसके फादर को मनाने के लिए कहता, लेकिन वहीं दूसरी ओर उसने अपने पेरेंट्स को कभी इस बात की भनक तक नहीं होने दी कि वो नैन्सी के साथ लिव इन में रहता है। और उन्हें पूरा टाइम बस यही लगता रहा कि उनका बेटा अपनी पढ़ाई की वजह से अलग से एक फ्लैट लेके रह रहा है। आई थिंक साहिल इस पूरे सिनेरियो को जिस तरह से हैंडल कर रहा था वो तरीका काफी ज्यादा बचकांड और इमेच्योर था, क्योंकि इतना सब ड्रामा करने से अच्छा होता कि वो अपने घर पे नैन्सी के बारे में बात करता, उन्हें किसी तरह मनाने की कोशिश करता, और हो सकता था कि उसके मॉम डैड इस सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर पाते। और जब घर के बड़े आपस में बात करते तो शायद वो लोग नैन्सी के फादर को भी इस रिश्ते के लिए मना सकते थे। जबकि देखा जाए तो साहिल के पेरेंट्स इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी फैमिली को इस सब में इन्वॉल्व नहीं करना चाह रहा था, जिसका एक रीजन ये हो सकता है कि 16-18 साल ये एज ही ऐसी होती है कि बच्चों को लग रहा होता है कि हमारे माँ बाप हमें नहीं समझेंगे, सभी लोग हमारे खिलाफ हैं और हम जो भी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। खैर, अभी नैन्सी और साहिल अपने रिलेशनशिप के उस फेज में थे जहां उन्हें सब कुछ अच्छा लग रहा था। वो दोनों साथ में पार्टीज करते, घूमने जाते, और यहाँ तक कि वो दोनों एक दूसरे के साथ कई बार फिजिकल भी हो चुके थे, जिससे उनका प्यार और गहरा हो गया था। इस सब के बीच नैन्सी ने अपनी जॉब से भी रिजाइन कर दिया और अब उसका सारा खर्चा साहिल ही उठा रहा था। साहिल एक अमीर फैमिली से बिलोंग करता था और उसके थ्रू नैन्सी अपने वो सारे शौक पूरे कर रही थी जिसका सपना उसने कभी देखा था। 2 साल तक लिव इन में रहने के बाद जब नैन्सी 18 साल की हुई तो वो दोनों 27 मार्च 2019 के दिन एक मंदिर में जाकर चुपके से शादी कर लेते हैं। उनकी शादी के बारे में साहिल के कुछ करीबी दोस्तों को छोड़कर किसी को कोई आइडिया नहीं था। वो दोनों इस शादी से काफी खुश लग रहे थे, जिसका आइडिया आप उस दिन ली गई इन फोटो से लगा सकते हो। शादी के कुछ दिन बाद साहिल नैन्सी को लेकर अपने घर जाता है और जब वो उन्हें बताता है कि वो दोनों शादी कर चुके हैं तो ये सुनकर उसके पेरेंट्स पूरी तरह से हैरान रह गए थे। पहले तो उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था और उन्हें लग रहा था कि साहिल उनके साथ कोई प्रैंक कर रहा है, लेकिन फिर धीरे धीरे जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि साहिल सच में शादी करके आया है तो वो लोग साहिल पर बहुत ज्यादा गुस्सा हुए थे। खैर, इससे ज्यादा वो अब कुछ कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि साहिल उनका इकलौता और घर का लाडला बेटा था और अपने बेटे की खुशी की वजह से वो लोग नैन्सी को अपने घर की बहू बनाने के लिए मान जाते हैं। जिसके बाद सोसाइटी में अपनी इज्जत बरकरार रखने के लिए साहिल की फैमिली धूमधाम से उन दोनों की शादी करवाती है। नैन्सी ने अपनी फैमिली को भी शादी में इनवाइट किया था, लेकिन वो लोग उससे इतना नाराज थे कि उसके घर से कोई भी उसकी शादी अटेंड करने नहीं गया था। वहीं दूसरी ओर साहिल की फैमिली भी नैन्सी को उतना पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि नैन्सी ने पैसों के लिए उनके बेटे साहिल से शादी करी है। शादी के सारे फंक्शंस वगैरह कंप्लीट होने के बाद वो दोनों हनीमून के लिए गोवा गए थे। शादी के बाद साहिल और नैन्सी की लाइफ का अब एक नया चैप्टर ओपन हुआ था और वो दोनों एज अ हस्बैंड वाइफ लाइफ को एंजॉय कर रहे थे। लेकिन उनकी इस पिक्चर परफेक्ट लाइफ को जल्द ही नजर लगने वाली थी। शादी के बाद जब दोनों पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आना शुरू हुई तो उससे उनका रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा। साहिल पूरा दिन काम के चक्कर में बाहर रहता और थका हारा जब रात को वो घर पहुंचता तो वो नैन्सी को ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहा था। इसी बात को लेकर दोनों में झगड़े होने लग गए थे और कई दिनों तक तो वो एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे। नैन्सी उस घर में पूरी तरह से अकेली पड़ चुकी थी और उसके सास ससुर भी उससे कोई ज्यादा मतलब नहीं रखते थे। जिसके बाद वो डिसाइड करती है कि वो अपनी फैमिली से दोबारा बात करना स्टार्ट करेगी,
क्योंकि इतने सालों से वो उनके टच में नहीं थी और अब उसे उनकी याद आ रही थी। नैन्सी फोन पे अपनी फैमिली से बात करती है और धीरे धीरे वो लोग भी उसे माफ कर देते हैं, क्योंकि शादी के बाद अपनी बेटी को खुश देखकर वो लोग अपने पुराने गिले शिकवे भूल गए थे। उसने साहिल और उसके बीच में हो रहे झगड़ों के बारे में कभी किसी को नहीं बताया, और वो उन्हें बताती भी कैसे, क्योंकि उसने उनके खिलाफ जाकर घर से भाग के शादी करी थी और इसी वजह से वो उन्हें अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताने से घबरा रही थी। लेकिन उसने इस बारे में अपनी एक फ्रेंड को बताया था कि कैसे साहिल उससे छोटी छोटी बात पे झगड़ा करता है और यहाँ तक कि वो गुस्से में उस पे हाथ भी उठाता है। प्राइवेसी कंसर्न के चलते हम उसकी फ्रेंड को इस वीडियो में ज्योति नाम से रेफर करेंगे। नैन्सी ज्योति से डेली फोन पे बात करती थी और फिर नवंबर 2019 में नैन्सी की तरफ से उसे फोन और मैसेज आना अचानक से बंद हो जाते हैं। नैन्सी का फोन भी बंद आ रहा था, जिससे ज्योति को उसकी चिंता होने लगती है। जिसके बाद वो साहिल से भी कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन साहिल उसके कॉल और मैसेज का कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। ज्योति बिना को देरी किए नैन्सी के फादर को कॉल करके सारी बात बताती है। इधर शर्मा जी नैन्सी को लेकर परेशान होने लगते हैं और वो सबसे पहले नैन्सी को कॉल मिलाते हैं, लेकिन उसका फोन अभी भी बंद आ रहा था और साहिल से भी उनकी कोई बात नहीं हो पा रही थी। जिसके बाद नैन्सी के फादर साहिल के घर जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि नैन्सी और साहिल दोनों घर से गायब हैं और वो लोग खुद परेशान हैं, क्योंकि उन दोनों में से किसी का भी कॉल नहीं लग रहा था। ये पता चलते ही शर्मा जी बिना को देरी किए नैन्सी की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाते हैं, लेकिन वो इतने में ही शांत नहीं बैठते। वो खुद से उन्हें ढूंढना शुरू करते हैं, बट नैन्सी का कहीं कुछ पता नहीं चल पा रहा था। जिसके बाद उन्हें एक रैंडम नंबर से कॉल आता है और वो कॉल दरअसल साहिल की थी। साहिल उन्हें बताता है कि 11 तारीख को हम दोनों कहीं घूमने जा रहे थे कि तभी रास्ते में नैन्सी ने मुझे गाड़ी रोकने के लिए कहा, क्योंकि उसे वहां कुछ शॉपिंग करनी थी। काफी देर तक गाड़ी के अंदर बैठा मैं उसका वेट कर रहा था, लेकिन काफी टाइम हो जाने के बाद भी जब नैन्सी वापस नहीं आई तो मैंने उसका नंबर ट्राई किया, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा था। बाहर निकलकर मैंने उसे ढूंढने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिली। ये पता चलने के बाद नैन्सी के फादर को दाल में कुछ काला लग रहा था, क्योंकि एक तो उनकी बेटी मिसिंग थी और जिसके साथ वो घर से निकली थी उसे भी उसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। शर्मा जी नैन्सी की फ्रेंड ज्योति को दोबारा कॉल करते हैं। उन्हें इस तरह परेशान देखकर ज्योति उन्हें बताती है कि दरअसल नैन्सी और साहिल के बीच किसी बात को लेकर झगड़े हो रहे थे और कई बार तो वो उस पे हाथ भी उठा चुका था। जिसके बाद ज्योति उन्हें नैन्सी की रोते हुए एक फोटो सेंड करती है और कहती है कि नैन्सी ने कुछ ही दिन पहले ये फोटो मुझे सेंड करी थी और कहा था कि अगर मुझे कुछ भी होता है या मैं अचानक से गायब हो जाती हूँ तो उसका जिम्मेदार साहिल होगा। ये पता चलने के बाद नैन्सी के फादर ने पुलिस को सारी बात बता दी, जिसके बाद पुलिस द्वारा साहिल को अरेस्ट कर लिया जाता है। इधर नैन्सी के ससुराल वाले अलग अलग कहानियां लोगों को सुना रहे थे। पहले उनका कहना था कि उन्हें नहीं पता कि साहिल और नैन्सी कहाँ गए हैं, और फिर जब साहिल वापस आया तो उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि नैन्सी उनके घर से 20 लाख रुपए चुरा कर भाग गई है। वहीं पुलिस साहिल से पूछताछ शुरू करती है तो वो बार बार यही कह रहा था कि उसे नहीं पता कि नैन्सी कहाँ पर है। उसके अकॉर्डिंग वो उस दिन नैन्सी के साथ पानीपत जा रहा था और दिल्ली में एक ट्रैफिक लाइट पे हम दोनों का किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ, जिसके बाद नैन्सी ने उससे गाड़ी रुकवाई और शॉपिंग का बहाना बना के वो गाड़ी से बाहर निकल गई थी। मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करी और जब वो कहीं नहीं मिली तो मुझे लगा कि शायद वो मुझसे गुस्सा है, और जब उसका गुस्सा थोड़ी देर बाद शांत होगा तो वो खुद ही वापस आ जाएगी। जिसके बाद मैं पानीपत के लिए निकल गया था, क्योंकि मुझे वहाँ कोई जरूरी काम था। ये जानने के बाद पुलिस साहिल के फोन की लोकेशन पता करती है तो ये सामने आता है कि वो सच कह रहा था और उस दिन उसकी फोन की लोकेशन पानीपत शो हो रही थी। लेकिन वहीं जब पुलिस नैन्सी के फोन की लोकेशन ट्रेस करती है तो उसकी लास्ट लोकेशन भी पानीपत शो हो रही थी, जिससे पुलिस समझ जाती है कि साहिल उनसे झूठ कह रहा है। इसके बाद पुलिस थोड़ी सख्ती से पेश आती है और फाइनली अरेस्ट होने के 3 दिन बाद साहिल सच बताना शुरू करता है। साहिल कहता है कि शादी के कुछ टाइम बाद से ही उन दोनों के बीच में झगड़े होने लगे थे। मैं रोज रोज के ड्रामे से तंग आ चुका था, इसलिए 10 नवंबर के दिन मैंने अपने एक दोस्त और ड्राइवर के साथ मिलकर नैन्सी को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। एक्चुअली साहिल और नैन्सी पिछले कुछ दिनों से बात नहीं कर रहे थे। प्लान के अकॉर्डिंग 11 नवंबर की सुबह साहिल नैन्सी के पास जाकर उसे सॉरी कहता है। साहिल उसे कहता है कि मैं आज पानीपत जा रहा हूँ, क्यों ना तुम भी मेरे साथ चलो। नैन्सी को साहिल का ये बदला हुआ रूप देखकर अच्छा लगता है और वो उसके साथ चलने के लिए मान जाती है। जिसके बाद नैन्सी, साहिल, उसका फ्रेंड शुभम और उनका ड्राइवर बादल, ये चारों गाड़ी में बैठकर पानीपत के लिए निकल पड़ते हैं। उन्हें गाड़ी में बैठे बैठे रात के 8 बज चुके थे।
एंड देन सडनली दे टुक अ शॉर्टकट ताकि वो लोग जल्दी से अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच पाएं। थोड़ी दूर जाकर एक सुनसान जगह पर वो लोग अपनी गाड़ी रोकते हैं। इससे पहले कि नैन्सी कुछ समझ पाती तभी साहिल अपनी गन निकालकर उसे शूट कर देता है, जिससे मौके पर ही नैन्सी की जान चली जाती है। जिसके बाद वो तीनों मिलकर उसकी बॉडी को वहां से थोड़ी ही दूर पानीपत रिफाइनरी के पास झाड़ियों के पीछे छुपा देते हैं ताकि किसी को इजीली उसकी बॉडी ना मिल पाए। ये पता चलने के बाद पुलिस साहिल के फ्रेंड शुभम और उसके ड्राइवर बादल को भी अरेस्ट कर लेती है। जिसके बाद पुलिस साहिल की बताई हुई लोकेशन पे जाकर नैन्सी की बॉडी को रिकवर करती है, जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। लेकिन डीएनए टेस्ट की मदद से ये साफ हो जाता है कि वो बॉडी एक्चुअल में नैन्सी की ही थी। खैर, अब ये तो पता चल गया था कि नैन्सी को साहिल नहीं मारा था, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया इसका रीजन कोई नहीं जानता था। वहीं अगर साहिल और उसकी फैमिली की माने तो इसका रीजन नैन्सी के बढ़ते खर्चे और महंगे शौक थे। कई बार मना करने पर भी उसने पार्टीज में जाना बंद नहीं किया। साहिल की फैमिली का तो यहाँ तक कहना है कि पार्टीज में जाकर वो ड्रग्स लेती थी, हुक्का पीती थी और साहिल के अलावा उसका एक लड़के के साथ अफेयर भी चल रहा था। साहिल उसकी इन हरकतों से इतना तंग आ चुका था कि उसने ये ठान लिया था कि वो नैन्सी को जान से मार के हमेशा हमेशा के लिए उससे छुटकारा पालेगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर नैन्सी के फादर का कहना है कि उसके ससुराल वाले उसे डाउरी के लिए तंग किया करते थे। साहिल उसके साथ मारपीट भी करता था और उसका किसी दूसरी लड़की के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी चल रहा था, जिसकी वजह से उसने मेरी बेटी नैन्सी को जान से मार दिया। दोनों साइड में से कौन सच कह रहा है और कौन झूठ, इसका फैसला हम कोर्ट पर ही छोड़ते हैं। लेकिन फिर भी अगर ये मान लिया जाए कि साहिल और उसकी फैमिली सच कह रही है, तब भी इस चीज को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। चलो मान लो कि नैन्सी उनके हिसाब से नहीं चल रही थी या फिर उसमें लाख कमियां थी, लेकिन किसी भी हालत में उसकी जान लेने का हक साहिल को हरगिज नहीं था। वो चाहता तो इजीली उससे डाइवोर्स लेकर उससे अलग हो सकता था, लेकिन उसने जो रास्ता चुना उससे नैन्सी को तो अपनी जान से हाथ धोना ही पड़ा। लेकिन आज खुद भी वो जेल में अपने किए की सजा भुगत रहा है। इसी के साथ ये केस यहीं पर समाप्त होता है। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका इस केस के बारे में क्या सोचना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।